हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्नूपर क्लासेस। गाइस, आज की इस वीडियो में हम हमारा चैप्टर नंबर सेकंड जो है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ के सभी क्वेश्चंस उसको इन डिटेल कवर करेंगे। तो ये क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन के एरिया में। चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स बेस्ड ऑन क्लूज गिवन इन पैरेंथेसिस। तो हमें सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल को डिफरेंशिएट करना है बेस्ड ऑन द परमेबिलिटी। तो सबसे पहला फीचर क्या आ जाएगा? परमेबिलिटी टाइप। सेल मेम्ब्रेन कैसी है? सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, या जिसे हम क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल। वही सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल। अब इसका मीनिंग क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है? अलाउ ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक वाटर, गैसेस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू। वहीं पर जो सेल वॉल है वो फ्रीली परमिएबल है, यानी इट अलाउज मोस्ट सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इजीली। आगे बात करते हैं कंट्रोल ओवर मूवमेंट की। तो सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स, whereas cell wall does not regulate movements of substances. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएट करना है आर ई आर एंड एस ई आर। आर ई आर क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड एस सी आर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो जो मेजर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है वो आता है राइबोसोम्स। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस। उसके बाहर क्या है? कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। These appears as a small dots attached to the membrane. They give RER a rough and granular look. तो इससे क्या है? उसको एक रफ और ग्रैन्युलर लुक मिलती है। वहीं पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स आर एब्सेंट ऑन द सरफेस। Because of this, the membrane looks smooth and clean. No dotted appearance is seen. आगे बात करते हैं शेप और स्ट्रक्चर की। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ फ्लैटेंड long sac called cisternae. These sacs are arranged in parallel stacks. The structure appears sheet-like. Okay. वहीं पर smooth endoplasmic reticulum are made up of network of tubular structure. These tubules are interconnected and form a complex network. The structure is not flat. यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो फ्लैट है, जिसे हम क्या कहते हैं? सिस्टर्ने कहते हैं। काफी सारे लॉन्ग सैक्स है जो आपस में पैरेलली स्टैक्ड अप है। वहीं पर ये जो है ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके बाद आगे हमें डिफरेंशिएट करना है क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट को बेस्ड ऑन द पिगमेंट्स। तो क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें, इट कंटेन्स क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। दिस पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर्स ऑफ लीव्स। इट प्लेस मेजर रोल इन ट्रैपिंग सनलाइट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है जो बेसिकली सनलाइट को ट्रैप करता है। वहीं पर क्रोमोप्लास्ट कंटेन्स कैरोटेनॉइड्स। These include yellow, orange and red pigment. They give bright color to fruits and flowers. Secondly, टाइप ऑफ पिगमेंट के बारे में बात करें तो क्लोरोप्लास्ट इज मेनली क्लोरोफिल से बना है, जैसे कि क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। These pigments absorb light energy for photosynthesis. Green color dominates over other pigments. वहीं पर क्रोमोप्लास्ट में इट कंटेन्स कैरोटेनॉइड्स सच एज कैरोटीन एंड xanthophyll. These pigments do not give green color, they produce yellow, orange और red shade. बेसिकली बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो लीव्स को ग्रीन कलर मिलते हैं दैट इज बेसिकली ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। एंड ग्रीन कलर के अलावा जो भी कलर्स हैं जो कि फ्रूट्स को, फ्लावर्स को जो कलर देते हैं, दोज आर बेसिकली क्रोमोप्लास्ट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है two similar animal cells are placed in two different solutions. First solution में cell X is placed in pure water and second में cell Y is placed in concentrated salt solution. So cells are observed after some time. Cell X swells यानी वो फूल जाता है and cell Y shrinks.
Which statement provides the correct explanation for the above observation? तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है सेल मूव इनटू एक्स एंड मूव आउट ऑफ सेल वाई थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अभी बेसिकली यहाँ पर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन पानी में ज्यादा है सेल के मुकाबले, तो सेल क्या करेगा, उस पानी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगा, इसीलिए वो क्या करेगा, वो फूल जाएगा यानी वो स्वेल हो जाएगा। वहीं पर सॉल्ट सॉल्यूशन के केस में क्योंकि सेल के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हायर से लोअर की तरफ जाएगी, यानी वो सेल क्या करेगा, अपने पानी को लूज कर देगा एंड वो सेल श्रिंक आउट हो जाएगा। सो वाटर मूव्ड इनटू सेल एक्स एंड मूव्ड आउट ऑफ सेल वाई थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, लुक एट द डायग्राम ऑफ अ सेल इन फिगर 2.20, identify the parts labeled from A to G and correctly match them with their functions given below। तो हमें यहाँ पर एक डायग्राम दी गई है, यहाँ कुछ स्टेटमेंट दी गई है, हमें इनको बेसिकली प्रॉपर्ली नेम आउट करना है एंड उसको डायग्राम में फिल करना है। सो पहला है कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल, देन दैट इज द न्यूक्लियस। Secondly, site of cellular respiration, that is mitochondria. Third है storage organelles that also provides rigidity to the cell, that is the vacuole. Next है separate the cell components from a surrounding, that is the cell membrane. Fifth है provides structure rigidity to the cell, that is due to cell wall. Sixth है packs and stores materials received from endoplasmic reticulum, and the answer is Golgi apparatus. Last है helps in manufacturing food, that is the chloroplast. इसके बाद चलिए चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे पूछा है which of the following options of the pairs of cell organelles are correctly placed under the given categories। तो सबसे पहले हमसे पूछा है प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, तो ल्यूकोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल एंड लाइसोसोम्स, ये चारों ही प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल्स में, तो ये चारों ऑप्शंस ठीक है। वहीं पर आके हमसे पूछा है एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, तो बिल्कुल सेल वॉल जो है एब्सेंट रहती है एनिमल सेल्स में, वहीं पर ये तीनों जो है वो प्रेजेंट है। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन बन जाएगी ऑप्शन नंबर 1, जिसमें दोनों ही पेयर्स जो हैं वो बिल्कुल करेक्टली मैच्ड हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है टू स्टूडेंट्स रेनू एंड रोहित वर हैविंग अ डिस्कशन ऑन प्लास्टिक्स। रेनू emphasized that all parts of plants, even roots, contain plastics. However, Rohit did not agree with the statement and told her that plastics are absent in plant root since the roots are underground and do not need to perform photosynthesis. हु इज करेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर। तो दो बच्चे हैं, एक है रेनू एक है रोहित। तो रेनू कहती है कि जो ओवरऑल प्लांट है उस पूरे प्लांट में प्लास्टिक्स प्रेजेंट होते हैं, वही रोहित कहता है कि नहीं, प्लास्टिक्स जो है सिर्फ बेसिकली फ्लावर्स में या फिर हमारे लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। तो हमें देखना है कि किसकी स्टेटमेंट जस्टिफाइड है। सो द करेक्ट आंसर इज गिवन बाय द रेनू। क्यों? बिकॉज प्लास्टिक्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। Roots usually do not contain chloroplast because they do not perform photosynthesis, but they can contain leucoplast। उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, बट उसमें क्या प्रेजेंट है, ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट है रूट्स में, विच आर कलरलेस प्लास्टिक, जो कलरलेस होते हैं, किसी भी तरह का ग्रीन कलर उसको प्रोवाइड नहीं करते, यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड सच एज स्टार्च, ऑयल्स और प्रोटीन्स। Therefore, plastids are present even in roots, but they are usually not the green photosynthetic plastids। तो गाइज ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर टू इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स इन द प्लांट सेल। Discuss how these two organelles are structurally and functionally similar to each other and different from each other। तो दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज, बोथ आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है, बोथ हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। थर्ड पॉइंट सिमिलैरिटी में है, बोथ आर इन्वॉल्व
in important energy related processes in the cells. वहीं पर डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन एंड रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। वहीं पर क्लोरोप्लास्ट आर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड प्रिपेयर फूड यूजिंग सनलाइट। क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू लाइट की प्रेजेंस में अपने फूड को प्रिपेयर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स while क्लोरोप्लास्ट आर मेनली फाउंड इन प्लांट सेल्स। वो जो है वो प्लांट्स में प्रेजेंट है, हम ह्यूमंस में क्लोरोप्लास्ट जो है वो एब्सेंट रहते हैं। वहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन डीएनए। इसका करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। बोथ द न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए। राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज एंड लाइसोसोम्स डू नॉट कंटेन डीएनए। सो जो बाकी के ऑप्शन है उसमें डीएनए मटेरियल जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट नहीं होता है। वहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है वो प्रेजेंट रहता है। 8th क्वेश्चन में हमारे पास है, अ रिसर्चर कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट इन विच शी टुक 2 कैरेट्स ऑफ सिमिलर साइज। शी प्लेस्ड 1 कैरेट इन प्लेन वाटर एंड अनदर कैरेट इन concentrated salt solution. After 24 hours, she recorded her observation. तो पहली उसकी ऑब्जर्वेशन थी, what hypothesis does she want to test through this experiment? तो इसका आंसर है she wants to test the hypothesis that water moves in and out of plant cells by osmosis. बिकॉज अगर हम उसको पानी में रखेंगे तो वो कैरेट क्या करेगी, वो स्वेल करेगी। वहीं पर जो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है उसमें वो कैरेट स्क्वीज कर जाएगी, बेसिकली वो निचुड़ जाएगी। सो शी वांटेड टू टेस्ट द हाउ द वाटर मूव्स इन एंड आउट ऑफ प्लांट सेल्स बाय ऑस्मोसिस डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सराउंडिंग सोल्यूशन। A carrot in plain water should gain water and remain stiff, while a carrot in concentrated salt solution should lose water. यानी उसको क्या करेगी, अपने अंदर से पानी को लूज कर देगी एंड बिकम limp, यानी कि वो क्या होगी, स्क्वीज कर जाएगी बेसिकली। सेकेंड क्वेश्चन है, what would you suggest for the improvement of this experiment? So for the improvement of experiment, some suggestions are given below. फर्स्ट इज टेकिंग कैरेट ऑफ इक्वल साइज एंड वेट सो दैट हमारा जो आंसर है, ऑब्जर्वेशन है, वो सेम निकले। इसके बाद है मेजरिंग देयर इनिशियल एंड फाइनल वेट सो दैट हम देख सके कि कितना पानी का लॉस हुआ है। थर्ड है रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट फॉर एक्यूरेसी। बार बार उसको रिपीट करने से हम उसकी एक्यूरेसी का अंदाजा लगा पाते हैं। फोर्थ है कीपिंग ऑल द अदर कंडीशंस सच एज टाइम एंड टेम्परेचर द सेम। हम बाकी सभी कंडीशंस को सेम रख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज द कैरेट इन प्लेन वाटर स्टे स्टिफ एंड क्रंची बट द कैरेट इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन बिकम रबड़ी एंड लिम्प। तो इसका रीजन क्या है, इन प्लेन वाटर वाटर एंटर्स द कैरेट सेल्स बाय ऑस्मोसिस। ओके, तो प्लेन वाटर में क्या होगा, पानी जो है वो कैरेट के अंदर चला जाएगा, मेकिंग देम टर्जिड, स्टिफ एंड क्रंची। इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, जो हमारा बी एक्सपेरिमेंट है, वाटर मूव आउट ऑफ द कैरेट सेल बाय ऑस्मोसिस सो द सेल लूज फर्मनेस एंड द कैरेट बिकम्स रबड़ी एंड लिम्प। क्लियर, ये था हमारा 8th क्वेश्चन जो एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। इसके बाद है इंडिकेट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन बैक्टीरियल, जो बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एंड एनिमल सेल्स। तो सबसे पहले हमारे पास है क्रोमोसोम जो जेनेटिक मटेरियल है, इट इज प्रेजेंट इन बोथ बैक्टीरियल एंड एनिमल सेल्स। सेकंड है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है बैक्टीरियल सेल्स में, इट जस्ट हैज अ न्यूक्लियोइड। वहीं पर एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया जो बेसिकली एटीपी प्रोडक्शन में काम करता है वो एब्सेंट है बैक्टीरियल सेल्स में, प्रेजेंट है एनिमल सेल्स में। गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल्स, प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। क्लोरोप्लास्ट जो बेसिकली सिंथेसिस करता है
वो है एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल्स एंड एनिमल सेल्स में वो प्रेजेंट रहता है। इसके बाद 10th क्वेश्चन में हमारे पास है कैरी आउट द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, टेक 4 peeled potato halves and scoop each one out to make potato cups. One of these potato cups should be made from boiled potato. Place each of the potato cup in a beaker containing water. Now set up the experiment as shown. सो इसमें क्या है, हमारे पास 4 पोटैटोज है। पोटैटोज को हमने बीच में से क्या कर लिया, कुछ होलो स्पेस बना दी उसमें से। इसमें से जो एक पोटैटो है वो कैसा पोटैटो है, बॉइल्ड पोटैटो है। तो हमारे एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना है, कीप कप ए एम्प्टी, पहले कप को हमें एम्प्टी रखना है। सेकंड कप में ऐड 1 टीस्पून शुगर इन कप बी। थर्ड कप में ऐड 1 टीस्पून सॉल्ट इन कप सी। एंड फोर्थ में जो बॉइल्ड पोटैटो है, ऐड 1 टीस्पून शुगर इन द बॉइल्ड पोटैटो इन द कप डी। इसमें हमें ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व द फोर पोटैटो कप एट लीस्ट 2 hours एंड आंसर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। तो पहला हमारे पास पूछा गया है, एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर इन होलोड पोर्शन ऑफ कप बी एंड सी। सो ये जो 2 कप्स हैं जिसमें हमने होलो करके, एक में हमने सोल्ट को एंड दूसरे में शुगर को रखा है, वहां पर हमारे पास वाटर का कंटेंट क्यों दिखना स्टार्ट हो गया, तो उसका रीजन क्या है, वाटर गैदर इन द होलोड पोर्शन ऑफ कप बी एंड सी बिकॉज sugar and salt make the solution inside the cup more concentrated than the surrounding water. तो इस कारण से जो कॉन्सेंट्रेशन है वो शुगर की इस एरिया में बढ़ जाएगी, बिकॉज यहाँ पर क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्ट प्रेजेंट है। ड्यू टू ऑस्मोसिस वाटर मूव थ्रू द लिविंग पोटैटो टिश्यूज इनटू होलो पोर्शन वेयर इट कलेक्ट। तो होगा क्या कि इस प्रेजेंस के कारण से जो भी पानी का मॉलिक्यूल्स इस पोटैटो में प्रेजेंट है वो गैदर कहां पर हो जाएंगे, उस होलो पोर्शन में हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज कप ए नेसेसरी फॉर द एक्सपेरिमेंट। तो ए कप को हम इसलिए ले रहे हैं बिकॉज कप ए इज नेसेसरी एज अ कंट्रोल, एज अ बेस के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं। It shows that without sugar or salt, water does not collect in hollow. This helps us to compare the result and confirm that water collection in cup B and C happens because of osmosis. तो एक स्टैंडर्ड का काम कर रहा है हमारा कप नंबर 1। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गैदर इन होल्ड पोर्शन ऑफ कप ए एंड डी। तो ए और डी में किसी भी तरह का ओस्मोसिस नहीं है, उसका रीजन क्या है, इन कप ए देयर इज नो शुगर और सॉल्ट टू क्रिएट कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, सो ओस्मोसिस डज नॉट अकर इन द वे दैट कलेक्ट्स वाटर इन द होलो। तो ये तो हो गया हमारा रीजन फॉर कप नंबर ए। कप डी में क्यों नहीं ओस्मोसिस हो रहा है, बिकॉज इन कप डी the potato is boiled, so its cell membranes are damaged and are no longer selectively permeable. बॉयल होने के कारण उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है, जिस कारण से वो सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी उसकी खत्म हो जाती है। Therefore, osmosis cannot take place properly. तो गाइस ये था हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 10। इसके बाद आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द पेयर दैट इनकरेक्टली मैचेस द सेल ऑर्गेनली विद इट्स फंक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास है राइबोसोम्स। यस बिल्कुल, राइबोसोम्स हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस लिपिड्स में वो सिंथेसिस करता है, बट सेलुलोज में सिंथेसिस वो नहीं करता है। लाइसोसोम्स डाइजेशन ऑफ फॉरेन एजेंट्स, बिल्कुल सही। तो हमारा इनकरेक्टली पेयर कौन सा है, सेकेंड नंबर। द इनकरेक्टली पेयर मैच इज सेकेंड, जो है SER, lipid and cellulose synthesis. SER help in synthesis of lipid and some hormones, but not cellulose synthesis. Cellulose forms the plant cell wall and is not synthesized by SER in the way stated here. तो सेकेंड ऑप्शन क्या है, इनकरेक्टली पेयर्ड है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आउटकम डू यू एक्सपेक्ट if all mitochondria are removed from a eukaryotic cell? If all mitochondria are removed from eukaryotic cell, the cell will not be able to produce enough ATP, energy की production उसकी रुक जाएगी, which is the main energy currency of the cell. As a result, most cellular activities will stop and the cell may eventually die due to lack of energy. इससे जो है वो cell die यानी मर जाएगा।
13th क्वेश्चन है विच फिनोमिना इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर इन ह्यूमन बॉडी? कैन प्लांट आल्सो डेवलप ट्यूमर? एक्सप्लेन। द फिनोमिना दैट इनहिबिट्स यानी रोकता है द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर इन ह्यूमन बॉडी इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है? इन मैनी एनिमल सेल्स सेल डिवीजन स्टॉप्स व्हेन द सेल कम इन कॉन्टैक्ट विद नेबरिंग सेल। इससे जो होता है अनवांटेड ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। जैसे दो से ज्यादा सेल जो है आपस में भिड़ना स्टार्ट करते हैं, देन वो अपने सेल ग्रोथ को कुछ समय के लिए रोक देते हैं, बिकॉज उनके पास इनफ स्पेस नहीं होते रिप्रोडक्शन को करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट है यस, प्लांट्स कैन आल्सो डेवलप ट्यूमर, हाउएवर प्लांट सेल्स डू नॉट शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इन द सेम वे एज एनिमल सेल because of their rigid cell wall and different growth pattern. Abnormal growth can still occur in plant under certain condition such as infection or uncontrolled cell division. तो ट्यूमर होता ही किस लिए है? ड्यू टू एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, या जब सेल डिवीजन है वो अनकंट्रोलेबली जो है वो होते रहती है। तो यस, प्लांट्स में भी ये देखा जाता है, बट एनिमल्स में इसको कंट्रोल करने के हमारे पास क्या है? कंटैक्ट इनहिबिशन। Guys, 14th क्वेश्चन है द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? प्रोटीन एंड लिपिड की चेन से बनी हुई है। विच सेल ऑर्गेनली हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन? राइट द पाथ ऑफ these कंपाउंड्स फ्रॉम their साइट ऑफ सिंथेसिस टू द सेल मेम्ब्रेन एंड शो दिस थ्रू अ वेल लेबल्ड डायग्राम। तो किस प्रकार हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके लिए प्रोटीन एंड लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है वो हमें बताना है। सो द आंसर इज द सेल ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले है राइबोसोम्स एंड RER फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, SER फॉर लिपिड सिंथेसिस एंड गोल्गी apparatus फॉर मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट टू द सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? अगर हम पाथवे की बात करें तो सबसे पहले राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है टू थ्रू ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहां तक ट्रांसपोर्ट है? टू द गोल्गी एपरेटस, जो उसको बाद में वेसिकल्स में पैक करता है एंड वेसिकल्स फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन। तो इससे क्या है? प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन तक पहुंच पाता है। सिमिलरली SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका फॉर्मेशन करता है? लिपिड को सिंथेसाइज करता है। देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू गोल्गी apparatus, उसके बाद उसी को भी पैक किया जाता है किसमें? वेसिकल में, एंड सेंट टू द सेल मेम्ब्रेन। सो जो दोनों है, यहां से प्रोटीन एंड यहां से लिपिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन को मिलता है। डायग्राम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है न्यूक्लियस कमांड प्रोवाइड करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक बेसिकली उसमें जो है हमारे पास प्रोटीन्स को बनाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है। ये दोनों जो है गोल्गी बॉडी या गोल्गी apparatus के पास जाते हैं। उन दोनों को वो क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स में जो है वेसिकल्स में उसको भेज के उसको फ्यूज करा देता है सेल मेम्ब्रेन के साथ, एंड इससे जो है उसकी एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बन पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हाट वुड हैपन इफ गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोटिक डिवीजन? तो अगर गैमीट्स भी माइटोटिकली डिवाइड होना स्टार्ट करे तो उससे क्या होगा? इफ गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोटिक डिवीजन they will have same number of chromosome as the parent instead of half। तो माइटोटिकली तो जितने भी पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स हैं एज इट इज बिना किसी भी हाफ हुए वो क्या होंगे? आगे ट्रांसफर हो जाएंगी। देन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द क्रोमोसोम नंबर वुड बिकम डबल, बिकॉज उससे क्या होगा? जब मेल फीमेल के जो हार्मोन्स है जब वो फ्यूज करेंगे एग विद द स्पर्म, जब फ्यूज होगा तो उससे क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो जाएंगे, यानी 46 का भी डबल हो जाएंगे। This would disturb and normal chromosome number of species and create serious genetic imbalance. Therefore, gametes must be formed by meiosis or mitosis। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचता है जो एक बड़ा सा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे बोला है अ फार्मर दीपा was very happy with the harvest of amla and lemon on her farm. However, she could sell only 1/4 of the produce in the local market. Recognizing that a significant amount of produce may be lost post harvest, she employed a traditional yet scientific sound method to extend the shelf life of amla and lemon. She turned perishable produce into profitable products
such as pickle and sharbat. She used the excess produce to prepare pickle, murabbas, and sharbat by adding appropriate amount of salt, sugar, or jaggery to small pieces of fruit and their juices. These were then stored in small glass bottles for sale, helping her prevent the wastage of post-harvest produce. This shift from farming to agro-processing would strengthen food security and boost the local economy, creating a sustainable model that cuts waste while increasing her income. Based on the above passage, answer the following question. तो इस क्वेश्चन में क्या है कि दीपा जो है आंवला एंड लेमन की हार्वेस्टिंग करती है, बट काफी ज्यादा उसका जो है वो वेस्ट हो जाता है। उसने क्या किया, एक साइंटिफिक या ट्रेडिशनल मेथड अपनाया जिसमें उसने इस आंवला एंड लेमन को शुगर, सॉल्ट या फिर बेसिकली जो हमारे पास मिश्री होती है, जैगरी होती है, उसके अंदर उसको स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। तो उसने क्या किया, अपने वेस्टेज को रिड्यूस कर दिया। हमने इसी के बेस पर हमें 4 क्वेश्चंस को यहाँ पर आंसर करना है। सो पहला क्वेश्चन है, which scientific concept has the farmer applied in preservation of the farm produce? The farmer has applied scientific concept of osmosis in food preservation. Higher concentration of salt and sugar draw water out of microbial cells, preventing their growth. तो इससे क्या होगा कि जब हम शुगर, सोल्ट या फिर मिश्री को या फिर अगर हम जैगरी को जब हम उस आंवला में या फिर उस लेमन में जब हम डालेंगे, तो जो भी माइक्रोबियल ग्रोथ होना स्टार्ट होगी, वो क्या करेगा, उसकी हायर कॉन्सेंट्रेशन के कारण उसकी जो है ग्रोथ बंद हो जाएगी, वो रुक जाएगी। सेकेंड है, हाउ डज द एडिशन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट create an environment that prevents the growth of spoilage causing bacteria and fungi. तो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर क्या क्रिएट करता है, एक हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है अराउंड बैक्टीरिया एंड फंगस। हाइपरटोनिक में क्या है कि बाहर की तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है किसी भी सॉल्ट की या शुगर की, एंड अंदर की तरफ जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो उससे क्या होगा, वाटर मूव्स आउट ऑफ देयर सेल्स, उससे जो है वो पानी जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चला जाएगा बाय ऑस्मोसिस, क्रिएटिंग देम टू श्रिंक, जिससे वो श्रिंक हो जाएंगी एंड लूज द वाटर नीडेड फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। एज अ रिजल्ट, स्पॉइलेज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली। थर्ड क्वेश्चन है, सजेस्ट अ हेल्दी रेसिपी ऑफ दिस काइंड फॉर फूड प्रिजर्वेशन। तो वन हेल्दी रेसिपी इज लेमन पिकल विद सॉल्ट और आंवला मुरब्बा with moderate jaggery। तो हमारे पास दो यहाँ पर ऑप्शंस हैं। These can be prepared hygienically and stored in clean glass jars to increase shelf life while preserving nutrients. Okay. Last question है, what are the scientific values addressed in this case? तो कौन कौन से साइंटिफिक वैल्यू है? सबसे पहले हमारे पास है प्रॉपर यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इन डेली लाइफ। सेकेंड है प्रिजर्व करना ऑफ फूड वेस्टेज को। थर्ड है रिसोर्स मैनेजमेंट। फोर्थ है इनोवेशन इन प्रिजर्वेशन। फिफ्थ है सेल्फ रिलायंस यानी खुद से काम करने की एबिलिटी। सिक्स्थ है प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी एंड लोकल इकोनॉमी। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। सभी क्वेश्चंस को हमने एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।